मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में। और आज चर्चा है यूपीएससी पर। आज हम यूपीएससी पर चर्चा करेंगे। पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा और क्लास की शुरुआत भी इसी के साथ हो जा रही है। आज हम यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज आपको चर्चा करना है ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जो पद है एपीएफसी सहायक भविष्य निधि आयुक्त यानी सहायक भविष्य निधि कमिश्नर और ईओ एओ के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, इन पदों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि अब ये पद 2025 में आ रहा है। 2023 में आया था, 2024 ब्लैंक था, 2025 में ये पद आ रहा है। कितने पद आ रहे हैं, कब विज्ञापन होगा, कब परीक्षा होगी और आपकी सफलता कैसे सुनिश्चित करेंगे, विशेषकर आप हिंदी माध्यम वाले कैसे सफल हों, इसका पूरा पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सभी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे क्लास कब से शुरू हो रही है, इस क्लास के साथ आप कैसे जुड़े। लेकिन इन सभी के पहले शुरुआत करने से पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सारी जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहे और क्लास के पूरे शेड्यूल की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि पूरी क्लास ऑनलाइन मोड में चलेगी और ये क्लास भारतवर्ष में आप जहां भी हैं, आप इसके लिए पात्र हैं तो आप इस क्लास को कर सकते हैं और कर ही नहीं सकते हैं, आप इसमें सफल भी हो सकते हैं और सफल होंगे भी। इस दृढ़ निश्चय के साथ आपको इस क्लास के साथ जुड़ना है, पूरी क्लास को देखना है, पूरी क्लास की स्ट्रेटजी समझना है। तो आज एपीएफसी पर बात होगी, आज ईओ एओ पर बात होगी, आज यूपीएससी पर बात होगी। देखिए, आप देख रहे हैं जो हमारे युवा हैं, ऐसे युवा जो इसमें 12th पास किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर दी। उनके गार्जियन भी कह रहे हैं, जब हम लोग तो खैर 10, 20, 50, 100 लोगों से रोज ऐसे ही रूबरू होते रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा है। यूपीएससी में किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर फिर वो मौन हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं वही आईएएस पीसीएस वाली तैयारी कर रहा है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन यूपीएससी में बच्चे को ये नहीं पता होता है कि यूपीएससी का मतलब केवल सिविल सर्विस एग्जाम ही नहीं है, और भी परीक्षाएं हैं जिसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि मार्गदर्शन के अभाव में वो केवल यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ही लगा रहता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देता है। वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, उसकी योग्यता होती है एपीएफसी के लिए, सहायक भविष्य निधि कमिश्नर के लिए। और हम बात भी करें तो आप यहाँ पर डीएम बनते हैं, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम से आप डीएम बनते हैं और एपीएफसी ईपीएफओ परीक्षा से आप सीधे कमिश्नर बन जाते हैं। तो आप आज बात डीएम की नहीं, आज बात कमिश्नर की होगी। आपको कमिश्नर कैसे बनना है, बिना डीएम बने हुए आप कमिश्नर कैसे बन जाएं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक पद सामान्य प्रशासन का है और एक पद विशेष प्रशासन का है। वो क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि कमिश्नर का है। और वो कमिश्नर अलग होता है, वो पे ग्रेड में बड़ा होता है और वो पद बहुत बड़ा होता है, जो एक सचिव के लेवल का होता है। ठीक है, राज्य सरकार में वो एक सबसे चार्मफुल पद होता है और उस पद के बाद सीधे सचिवालय में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ आप कमिश्नर बनेंगे, फिर कमिश्नर के आगे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज आएंगे, इनकी सभी की चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। और देखते हुए अगर आप अभिभावक हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की स्ट्रेटजी बना दीजिएगा इसके लिए कि वो एपीएफसी की भी तैयारी करे। और एपीएफसी की तैयारी करने के लिए वो तत्काल डीपीआईएस के साथ जुड़ जाए, देवप्रयागम के साथ जुड़ जाए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करे मात्र 7 से 8 महीने में। अगर आप मात्र 7 से 8 महीने में तैयार कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं आप भी। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि एपीएफसी की जो परीक्षा होती है वो 2 चरणीय होती है। आप एक प्रीलिम्स देते हो, सीधे इंटरव्यू दे देते हैं, अर्थात आपकी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है और उसके बाद सीधे आप साक्षात्कार देते हैं और साक्षात्कार के बाद आप क्वालिफाई करके क्या बन जाते हैं, सहायक भविष्य निधि आयुक्त बन जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं, या फिर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हैं, अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, और ये संगठन जो होता है वो देश भर में कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है।
और भविष्य भविष्य की सिक्योरिटी प्रदान करता है कर्मचारियों की, चाहे वो आपके सामान्य कर्मचारी हो। अब तो इसका विजन आ गया है, विजन 2047 आ गया है, ईपीएफओ विजन 2047 आ गया, जिसमें इसके 4 और बढ़े हैं। और आप देख रहे हैं कि अब रोज समाचार पत्रों में भी ईपीएफओ के बारे में निकलता रहता है। आज आते हैं इनसे पर चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम निश्चित रूप से आपके सपनों का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा होती है सिविल सर्विस एग्जाम की, जिसमें प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपका प्री होता है प्लस मेन होता है प्लस इंटरव्यू होता है, और उत्कृष्ट प्रतिभाओं का इसमें चयन होता है, जो भारतवर्ष में कैडर के आधार पर विभाजित राज्यों में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं और पूरा राज कार्य चलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा राज कार्य का संचालन होता है। और हर अभिभावक का सपना होता है कि वो अपने जो युवा हैं, अपने जो संतानें हैं, अपने जो भविष्य हैं, उनको वो यूपीएससी की परीक्षा के तहत सिविल सर्विस परीक्षा दिलवाएं और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करें। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ, ये तो ठीक है आप करवा रहे हैं, ये करवाने के साथ ही साथ वही बच्चा इसकी भी सामान्य तैयारी कर सकता है। पाठ्यक्रम वही है, थोड़ा सा अंतर है पाठ्यक्रम में, बाकी पाठ्यक्रम वही है और उससे सरल भी है। ये बहुत सरल तरीके से इसको क्वालिफाई करके और अपने सपनों को और आपके सपनों को पूरा कर सकता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि यूपीएससी के जो ईपीएफओ एपीएफसी परीक्षा ये हर साल नहीं होती है, ये अल्टरनेट होती है और जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद होती है। लेकिन आपको बता दें, आगे आने वाले समय में एपीएफसी, ईओ, एओ की परीक्षाएं रेगुलर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ संगठन पर सरकार बहुत फोकस कर रही है और 2047 में ईपीएफओ संगठन को पूरे विकसित भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान करना है और इसके लिए इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके रीजनल सेंटर और इसके जो आपके लोकल सेंटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, ये भी तेजी से विस्तारित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के से जुड़ा हुआ ये पद अब बड़ा ही चार्मफुल पद होने जा रहा है और बड़ा ही लोकप्रिय होकर के, और इसकी परीक्षा भी रेगुलर होने जा रही है। तो क्यों ना आप इसकी मेहनत करें और इसकी तैयारी करें और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आपने देखा कि 2023 की परीक्षा कुछ विवादों में भी रही, लेकिन काफी हद तक हिंदी माध्यम के लोगों का चयन भी हुआ है और बड़ी संख्या में लोग चयनित हुए हैं। आप भी चयनित हो सकते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं आप भी चयनित हो सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। 2024 ब्लैंक रहा, लेकिन 2025 में इसकी वैकेंसी आ रही है और आयोग के पास अध्याचन जनवरी में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि वैकेंसी दोनों के लिए, आपके लिए ईओ के लिए भी और दोनों के लिए, एपीएफसी के लिए भी और ईओ के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और अभी जो रिक्त पद हैं वो लगभग 75 के आसपास पद आपके एपीएफसी के लिए हैं और लगभग 150, लेकिन ये पद 200 के आसपास जाएंगे, 200 प्लस पद होंगे, क्योंकि काफी संख्या में लोग रिटायर हो रहे हैं और उनका प्रमोशन भी हो गया है। तो काफी प्रमोशन भी हुआ है, रिटायर्ड भी हो रहे हैं और ईपीएफओ संगठन का तेजी से विस्तार हो रहा है, इससे कार्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है, सरकार इसको बहुत अधिक फोकस भी कर रही है। इसलिए पदों की संख्या वृद्धि होगी और पदों की संख्या लगभग एपीएफसी मान करके चलिए कि 200 के आसपास एपीएफसी के पद होने चाहिए। एपीएफसी के पद आपके लगभग 200 के आसपास होने चाहिए, यानी 150 प्लस ही रहेंगे। और आपका जो एओ का पद है ये भी आपका लगभग मान करके चलिए कि 350 प्लस रहेगा, ये पद रहेगा। तो काफी संख्या में पद होंगे और इनकी संख्या लगभग 500 प्लस के आसपास रहेगी, पदों की संख्या हो सकती है। विज्ञापन इसका कब आएगा? विज्ञापन इसका जैसे ही सिविल सर्विस एग्जाम का विज्ञापन आएगा उसके जस्ट बाद आएगा ये। ठीक है, तो आप ये मान करके चलिए कि मार्च अप्रैल में इसका विज्ञापन आ जाएगा। अप्रैल तक मान करके चलिए कि मार्च अप्रैल तक इसका विज्ञापन आएगा और विज्ञापन आएगा और इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा आपकी होगी जुलाई अगस्त में। इसकी परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में होगी। मान करके चलिए कि अगस्त, जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त में, चूंकि आपने देखा यूपीएससी के कैलेंडर को, आपने देखा होगा कैलेंडर में देखिए कई परीक्षाओं की डेट जो है ब्लैंक रखी गई है, रिक्त रखी गई है। तो इसकी परीक्षा जुलाई अगस्त में हो सकती है।
ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। ठीक है, तो परिविज्ञापन इसका सिविल सर्विस एग्जाम के जस्ट बाद ही होगा। सिविल सर्विस एग्जाम का 2025 का जैसे विज्ञापन होगा उसके बाद इसका विज्ञापन होगा। ठीक है, पदों की संख्या के बारे में ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान लगभग सत्य होंगे, क्योंकि जो जानकारी है, जानकारी यही है कि ईपीएफओ संगठन से काफी मात्रा में पद रिलीज हो रहे हैं, पद जो है अधियाचित हो रहे हैं और ये आयोग के पास भेज दिए जाएंगे, जनवरी में भेज दिए जाएंगे, तो ये संख्या बढ़ सकती है। पदों की संख्या वैसे भी घटती बढ़ती रहती है, पदों की संख्या इसमें भी बढ़ सकती है। अब पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे, कैसे आप इसकी सफलता कैसे अर्जित करें। पाठ्यक्रम आपका कितना है, क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी और अपनी आप क्लास को कैसे स्ट्रेटजी तरीके से इस क्लास को कैसे आप आगे बढ़ाएं, तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, इस पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और देख लिया आपने विज्ञापन और पदों की संख्या। आते हैं पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें कुल आपके जो 11, अगर आप देखें तो इसमें कुल 11 जो पद हैं, 11 जो आपके विषय हैं, इन 11 विषयों से जुड़े प्रश्न आते हैं। और अगर आप देखें आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पर अगर आपकी कमांड हो जाए, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस पर आपको क्या करना होगा, एक रणनीति बना करके और इस सिलेबस पर आपको कवर करना होगा। ठीक है, आते हैं इसी पर चर्चा करते हैं, आपके इस सिलेबस पर चर्चा करते हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए सिलेबस में आप देखिए आपका एक तो सामान्य अध्ययन है, आपका इस जो जनरल स्टडी जिसे आप कहते हैं, तो सामान्य अध्ययन आपका है ही। और इस सामान्य अध्ययन में जो आपका जीएस होगा, इस जीएस में आपको विशेष तौर पर फोकस करना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर फोकस करना है, आपको इंडियन कल्चर और फ्रीडम फाइट आपको चर्चा करना है, मतलब आपको भारतीय कल्चर, संस्कृति, कला एवं संस्कृति और आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन है, इन पर आपको विशेष फोकस करना है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे ही। ये आपका इंपॉर्टेंट है और लगभग मान करके चलिए लगभग आपके 30 से 40 प्रश्न आपके यहाँ से आ जाते हैं, 40 प्रश्न आपके यहीं से आते हैं और बल्कि 50 की संख्या भी रहती है, इनकी संख्या आपकी 50 प्लस हो जाती है। ठीक है, फिर आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो आपके लिए है, वो आपका है किसके लिए, जिस पर आप कमांड कर सकते हो, कमांड करके आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है श्रमिक सामाजिक संबंध और सोशल सिक्योरिटी है आपकी। ठीक है, अगर आप देखें तो आपका जो सोशल सिक्योरिटी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको कमांड बनाना होगा, क्योंकि आप ये सब क्या है, ये आपका एक तरीके से क्या होता है कि अछूता विषय होता है जिस पर आप ध्यान नहीं दिए हुए होते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस वगैरह जो भी आपकी प्रिपरेशन, उस प्रिपरेशन में आप सबसे अधिक बल दे रहे होते हैं, आपने जीएस पर दे रहे होते हैं, आपने मैथ्स रीजनिंग पर दे रहे होते हैं, इन पर सब पर दे रहे होते हैं, इनको आपको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी आएंगे हम सामान्य अध्ययन पर भी चर्चा करेंगे। सोशल सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी पर आपको ध्यान देना होगा, इससे जुड़ी योजनाएं, इससे जुड़े जो कानून है, ठीक है, उन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है औद्योगिक संबंध और श्रम कानून आते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपका है, आपकी औद्योगिक संबंध,
औद्योगिक संबंध है और श्रम कानून है एवं श्रम कानून है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग मान करके चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। ये सारे प्रश्न जिनको आप गेन कर सकते हैं 100% वाले हैं, मतलब जिनको आप कर ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं हमारे साथ तो आप इस कानून को, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग, आपका आता है लेखांकन, आपका लेखांकन आता है, आपका लेखा परीक्षण आता है, लेखांकन, लेखा परीक्षण, ठीक है, बीमा, ठीक है, ये आप देखेंगे ये सारी चीजें आपके यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और यहाँ से लगभग आपके मान करके चलिए कि 10 से 15 प्रश्न जो आपके होते हैं ना, ये आप यहाँ से कवर कर लेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान देना होगा, जो सामान्य लेखांकन के जो सिद्धांत हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कवर कर लेना है। ठीक है, औद्योगिक संबंध श्रम कानून में भारतीय लेखांकन जो आपका सिद्धांत है, ठीक है, पूरा ये लेखांकन संबंधी सारा ज्ञान आपको यहाँ से कवर कर लेना है। ये तीनों टॉपिक आपके चारों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद फिर आपका होता है कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का ज्ञान आप इसको देखते हैं। फिर आपका होता है सामान्य जो आपकी गणित होती है और आपका जो रीजनिंग होता है, ठीक है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखें सामान्य गणित और रीजनिंग ये दोनों यहाँ से आपको देखना होता है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता होगी, सामान्य गणित आपका होगा, सामान्य गणित और उसमें आपका स्टेटिस्टिक्स भी आ जाता है, ये इसी में आ जाता है। अगर आप देखें सामान्य गणित और स्टेटिस्टिक्स इसी आपका इसी में आ जाएगा। ये हो जाएगा और फिर सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, ग्रामर, आपका व्याकरण रहेगा, ये सामान्य अंग्रेजी व्याकरण रहेगा। ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम पर आधारित जो आपका पेपर होगा उसमें कुल 120 प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्न अगर आप का आएगा, जिसमें से सारे टॉपिक के लगभग क्या हैं, आपके प्रश्न लगभग निर्धारित हैं जो हर टॉपिक से आपके आने हैं। ठीक है, अब सामान्य अंग्रेजी जो ग्रामर आपकी होती है, अगर आप देखें 10th लेवल पर अगर आपने ग्रामर पढ़ा है, विशेष तौर पर यूपी बोर्ड में अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ज्यादा अहम रहता है। 10th या 12th भी अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया है, ठीक है, और वो भी इसमें आपका एक्टिव पैसिव हो गया, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो ये सारी चीजों को अगर आप यहाँ पर पढ़े हुए हैं तो यहाँ से आप लगभग 4-5 क्वेश्चन तो आप अपने से बड़े आराम से कर ही ले जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका इसमें जो पोर्शन, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपके स्ट्रांग, देखिए सारे पोर्शन अगर कोई ये कहे कि हम पूरे विषय पर और पूरे पाठ्यक्रम पर हमारी कमांड है, नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी का कोई पोर्शन अच्छा है, किसी का कोई पोर्शन अच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत अच्छा नहीं बनाना अपने सारे पोर्शन। अपने सारे पोर्शन को बहुत अच्छे नहीं बनाना है, बल्कि क्या करना है, बल्कि आपको अपने पोर्शन को क्या कर देना है, आपको सामान्य बना लेना है। सभी पर क्या रहे, एक साधारण आपकी पकड़ बनी रहे। ठीक है, और वही होता है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हो गया
अब जैसे बीटेक वालों की देखिए इसमें भरमार होती है, बीटेक वाले बहुत काफ़ी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, आपका अगर सामान्य बैकग्राउंड, अगर सामान्य आप कला वर्ग से हैं या सामान्य विज्ञान वर्ग से हैं, आप इस पर थोड़ी-सी मेहनत कर दीजिए, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएँगे। ठीक है? हो सकता है आपका गणित का पोर्शन आपका थोड़ा-सा कमज़ोर हो, ठीक है? तो आप रीज़निंग पर भी ध्यान देते हुए इन पर सब पर अपनी पकड़ बना लीजिए। आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से आपका गुड हो सकता है, अच्छा हो सकता है, यहाँ से आपका और अच्छा हो सकता है, यहाँ से आपका अच्छा हो सकता है, यहाँ से आपका अच्छा हो सकता है, यहाँ से अच्छा हो सकता है। बाकी इस पर आपको सामान्य रूप से सभी पर आप इस पर ध्यान देते हैं, तो आपको भी ध्यान देना है। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, आप इस पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये है, इनके सब के बारे में आपको सामान्य बातें, ठीक है? मतलब सामान्य को जानकारी रखनी ही होगी कि कुछ प्रश्न आपके यहाँ से सामान्य प्रश्न आपके यहाँ से हल हो जाएँ। तो सामान्य प्रश्नों को आप यहाँ से हल कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा कहाँ से कर सकते हैं? अच्छा आप इस पोर्शन से आप अच्छा कर सकते हैं। इस पोर्शन पर आप अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो आपकी तैयारी में ये सब तो रहे ही रहे, साथ ही साथ आप इस पोर्शन को बहुत अच्छा करके, इस पोर्शन को आप वेरी गुड करके, बहुत अच्छा करके और इस पर सामान्य बनाए रख करके क्या कर सकते हैं, आप इसको क्वालीफाई कर सकते हैं। आप इसका प्रीलिम्स आप, जो कि एमसीक्यू टाइप का होगा, इस प्रीलिम्स को आप क्वालीफाई कर सकते हैं। ये ध्येय बनाइए और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको यूपीएससी देना है, तो यूपीएससी में आप दोनों को लेकर के चलें। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो भी आपका अपना टारगेट है, उस टारगेट को आप बनाए रखे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप उस टारगेट को बनाए रखने के साथ इसको भी आप टारगेटेड हो जाइए। ये टारगेटेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप कमिश्नर बन जाएँगे। तो अगर कमिश्नर बनना है, तो इस पद के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ। सामान्य स्नातक, सामान्य ग्रेजुएट आप अगर हैं, आप केवल बीए कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, बीकॉम कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, ठीक है? कोई कोई भी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से आप एक सामान्य स्नातक आप उत्तीर्ण हैं, तो जैसे आप यूपीएससी में आईएएस, पीसीएस के लिए आप अप्लाई करते हैं, वैसे ही आप यूपीएससी के ईपीएफओ के लिए, आप एपीएफसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों बिल्कुल विलंब मत कीजिए और आपका इंतजार कर रही 2025 में आने वाली ये महत्वपूर्ण वैकेंसी। इस महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन आपको क्लासेस के लिए इसको सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आपको देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि देवप्रयागम आईएएस ऐप पर आपको ये पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। ठीक है? इस पर पूरी क्लास आपको मिलेगी। ये पूरी क्लास आपको एक्सपर्ट टीम के साथ मिलेगी और पूरा जीएस आपको मिलेगा। आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में बहुत बेहतरीन क्लास और नोट्स कंटेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। लेटेस्ट अप्रोच के साथ लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज जो आपके जितने हैं, इनके बारे में आपको बेहतरीन कंटेंट और पूरी क्लास शानदार तरीके से आपको प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत ही सरल होगी और आप बड़े आसानी से उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बीमा संबंधी ये जितने भी आपके रूल और रेगुलेशंस हैं, जितने भी आपके एक्ट हैं, जितने भी आपके थ्योरम हैं इसके, वो सब आप अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। पूरी बैंकिंग प्रणाली आप समझेंगे और इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास आपको मिलेगी, इकोनॉमिक्स के साथ आप इस क्लास को लेंगे। साथ ही साथ जीएस में आपकी पूरी क्लास, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपकी शानदार क्लास रहेगी, आपकी इंडियन इकोनॉमी की पूरी शानदार क्लास रहेगी, करंट अफेयर्स आईआर की पूरी शानदार क्लास रहेगी। तो आप इस पूरी क्लास को मिस मत कीजिए। आइए ज्वाइन कीजिए 2025 में। अगर आप कमिश्नर बनना चाहते हैं, अगर आप सामान्य ग्रेजुएट पास होकर के और अगर आप एपीएफसी बनना चाहते हैं, तो आप आइए आज और अभी तुरंत डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस क्लास के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपको मिलने जा रही है, अति शीघ्र मिलने जा रही है और ये क्लास आपको मिलेगी इसी ऐप पर मिलेगी और यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए और अपने सुनहरे भविष्य को और भी सुनहरा बनाइए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ रही है।
इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप क्रैक कीजिए DPIS के साथ, देवप्रयागम IAS के साथ। तो मित्रों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ आने वाले इस नई वैकेंसी के लिए, नए स्ट्रेटजी के लिए और नए आपके विजन के लिए शुभकामनाएं हैं। आप बने 2025 में APFC बने, जैसा कि और भी हमारे छात्र बन चुके हैं। 2023 की वैकेंसी में बड़ी संख्या में लोग अपने यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं और सिलेक्ट हुए हैं, और आज वो भारतवर्ष के कहीं, कोई चेन्नई में है, कोई पुणे में ज्वाइन किया है, कोई हैदराबाद में ज्वाइन किया है। तो इसके जो जितने भी रीजनल सेंटर हैं, आप वहाँ पर लोग ज्वाइन करके और आनंद ले रहे हैं अपने जीवन के साथ। आप भी आइए, ज्वाइन करना है आपको 2025-26 में। 2025-26 की शानदार वैकेंसी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।